नमस्कार दोस्तों, ईवोक आईएएस के डेली करंट अफेयर्स की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 जून। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। हम डिटेल में करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करते हैं, क्यों चर्चा में है और उससे जुड़ा हुआ जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके स्टैटिक पोर्शन से भी इंटरलिंक करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं करंट और स्टैटिक दोनों को मिलाकर स्टेटमेंट बना के, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसी पैटर्न में पढ़ें, तभी आपको करंट अफेयर्स पढ़ने का फ़ायदा होगा। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखकर आपको करंट न्यूज़ यहाँ प्रोवाइड की जाती है। उस न्यूज़ से जुड़ा हुआ आपको एमसीक्यू भी दिया जाता है, जिससे आप लोग जान पाएं कि जो हम करंट न्यूज़ पढ़ रहे हैं उससे किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। और एमसीक्यू का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपके बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार अब करंट अफेयर्स की घटनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नाइट्रॉन झील से जुड़ी हुई। तो एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही नाइट्रॉन झील कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है लैटिन अमेरिका, ऑप्शन सी है दक्षिण एशिया और ऑप्शन डी है मध्य एशिया। तो आपको बताना है नाइट्रॉन झील कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंटल का जो तंजानिया कंट्री है, यहाँ पर नाइट्रॉन झील स्थित है। नाइट्रॉन झील अखबार की सुर्खियों में क्यों है? तो इसका कारण है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का असर तंजानिया की नाइट्रॉन झील पर पड़ रहा है। और हम पिछले महीने भी हमने ईरान की उर्मिया झील, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित अरल सागर को पढ़ा था, जहां पर देखा था कि इन झीलों का जल स्तर व्यापक रूप से कम हुआ और जिसके पीछे मुख्य कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन के कारण हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी की बात हो या इन झीलों की बात हो, इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो तंजानिया की इस नाइट्रॉन झील को आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, खासकर इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बताया जाता है कि पूर्वी अफ्रीका में पाए जाने वाले लेजर फ्लेमिंगो के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण और नियमित प्रजनन स्थल है ये नाइट्रॉन झील। इस प्रजाति की विश्व की 75% से अधिक आबादी प्रजनन के लिए हर साल नाइट्रॉन झील में प्रवेश करती है। 2001 में आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन में भी इस झील को शामिल किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट झील है नाइट्रॉन झील, याद रखिए। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल की तंजानिया कंट्री में ये स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिकल लोकेशन आपसे ये पूछी जा सकती है। अगली खबर है स्पेस मैत्री मिशन से संबंधित, और ये मिशन इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। स्पेस मैत्री मिशन किसके बीच सहयोग है? पहला ऑप्शन है भारत और जापान के बीच, ऑप्शन बी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ऑप्शन सी है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी है भारत और रूस। तो स्पेस मैत्री मिशन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक सहयोग है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। स्पेस मैत्री मिशन के बारे में अब हम लोग पढ़ लेते हैं डिटेल में। भारत की NCIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और ऑस्ट्रेलिया की स्पेस मशीन्स ने स्पेस मशीन्स कंपनी के दूसरे ऑप्टिमस अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में आप जानते होंगे, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। दूसरे ऑप्टिमस अंतरिक्ष यान का जो वजन होगा वो 450 किलोग्राम का होगा। यह ऑस्ट्रेलिया द्वारा डिजाइन किया गया है। इस फैक्ट को याद रखना, स्टेटमेंट बना के इस तरीके से कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर एग्जामिनर आपके स्टेटमेंट को गलत कराना चाहेगा तो दे देगा स्पेस मैत्री मिशन ये भारत के द्वारा डिजाइन किया गया है, तो स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि स्पेस मैत्री मिशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा डिजाइन किया गया और निर्मित अब तक के सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है ऑस्ट्रेलिया का। इसका जो प्रक्षेपण किया जाएगा वो 2026 में इसरो के लघु उपग्रह यान SSLV द्वारा किया जाएगा। इस स्टेटमेंट को भी याद करना है, कब इस मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा? तो 2026 में इसरो का जो SSLV प्रक्षेपण यान है उसके द्वारा, राइट। स्पेस मैत्री मिशन के बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, जैसे इसका पूरा नाम क्या है? तो मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन मैत्री मिशन का फुल फॉर्म है। उद्देश्य है अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों के वाणिज्यिक, संस्थागत और सरकारी अंतरिक्ष क्षेत्र संबंधी संगठन के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ाना। और ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप से कभी प्रश्न आ जाता है तो अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को जब लिखें तो इस करंट न्यूज़ में जो मिशन चल रहा है इसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा हुआ। आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा हुई थी उसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो पहले एक प्रश्न देख लेते हैं इस न्यूज़ से जुड़ा हुआ। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, आपको बताना है इनमें कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है अनुच्छेद 352 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित अनुरोध पर राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जा सकती है। दूसरा कथन है इसकी घोषणा को 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। इसका जो तीसरा कथन है राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लिया जा सकता है। ये 3 कथन दिए हैं, आपको बताना है। राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, इनमें से कितने कथन सही हैं? केवल 1 कथन, केवल 2 कथन सही हैं, सभी तीनों कथन सही हैं या फिर कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जवाब हम लोग अभी देंगे। पहले इस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं और शायद इस न्यूज़ को पूरा पढ़ने के बाद आप स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 50 वर्ष पूरे हुए।
25 जून 1975 को एक कथित आंतरिक खतरे का हवाला देकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस टाइम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने प्रधानमंत्री की सिफारिश पर 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। इससे पहले 1962 में जब चीन के साथ युद्ध और 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो युद्ध के कारण की वजह से भी 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो इस तरीके से एक प्रश्न तो और बन सकता है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, तो 3 बार, 1962, 1971 और 1975। 1962 और 1971 में ये युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी और 1975 में आंतरिक खतरों का हवाला देकर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। अब राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़े हुए जो संवैधानिक प्रावधान हैं वर्तमान में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। चूँकि ये 50 वर्ष पूरे हुए हैं राष्ट्रीय आपातकाल के और इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन जाए। राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़े हुए जो संवैधानिक प्रावधान है उनमें सबसे पहले उद्घोषणा देखेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, ये आपको आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 352 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित अनुरोध पर राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की जा सकती है। यहाँ पर एक शब्द आप देख रहे होंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल। पूरे संविधान में केंद्रीय मंत्रिमंडल शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो केवल आर्टिकल 352 में ही मिलता है। बाकी सब जगह जो राष्ट्रपति सिफारिश पर जिसके कार्य करता है वहाँ हर जगह आप देखेंगे मंत्रिपरिषद लिखा होता है। लेकिन आर्टिकल 352 एक ऐसा अनुच्छेद है संविधान का जहां पर मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है। तो इस चीज़ को याद रखना। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि आर्टिकल 352 के तहत किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ऑप्शन होते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर या संसद की सिफारिश पर। इन 4 ऑप्शनों में आपको कौन सा जवाब देना होगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या होता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह। इन 3 आधार पर भारत या उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा खतरे में होने के पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार है वो 3 कारणों से हो सकती है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। आपातकाल की उद्घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखना। 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा ये अनुमोदित हो जाना चाहिए जब राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करे उसके बाद। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने की तिथि से 6 महीने तक लागू रहता है। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक संकल्प के माध्यम से अगले 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को इसे अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके बाद 1 महीने के अंतर संसद उसे अनुमोदित कर देती है, तो वो राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो 6 महीने तक लागू रहता है। अगर इसे आगे बढ़ाना है तो संसद दोनों सदनों से एक संकल्प पारित करके इसे और 6 महीने के लिए बढ़ा सकता है। इस तरीके से 6-6 महीने में संसद के द्वारा अनुमोदित करके उसे अनिश्चित काल के लिए उस राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को वापस लेना है तो वो शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लिया जा सकता है। इस चीज़ को भी याद रखना। और लोकसभा के द्वारा भी एक संकल्प पारित करके राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को वापस लिया जा सकता है। तो 2 लोगों के पास पावर है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को समाप्त करने की, एक तो राष्ट्रपति के पास, दूसरा लोकसभा के पास। तो ये कुछ संवैधानिक प्रावधान है, याद रखना। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब राष्ट्रीय आपातकाल के कारण जो प्रभाव पड़ता है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मौलिक अधिकारों के निलंबन को लेकर। यदि युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 19, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, को निलंबित किया जा सकता है। वहीं राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी अन्य मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। तो मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान, ये चीज़ आप लोग याद रखिए। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, 21 के संबंध में अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हो जाता है जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, क्योंकि इसमें जो विधायी शक्ति है, संसद संविधान की राज्य सूची के विषयों सहित किसी भी मामले पर कानून बना सकती है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। कार्यपालिका की जो शक्ति है, संविधान के अनुच्छेद 353 के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है कि उन्हें कार्यकारी शक्तियों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। राजस्व वितरण के संबंध में देख लीजिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 268 से 279 के सभी या किसी उपबंध को आदेश द्वारा प्रभावित कर सकता है। ये अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन से संबंधित हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकार की विधायी,
कार्यपालिका और जो आर्थिक शक्ति है वो सेंट्रलाइज हो जाती है, वो केंद्र सरकार के पास आ जाती है। तो सत्ता का केंद्रीकरण भी हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। इस तरह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के जो प्रभाव हैं, जिसके कारण लोगों के मौलिक अधिकार जो हैं उन्हें छीन लिया जाता है, सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है, ये प्रभाव ऐसे हैं जिनके कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा विवादास्पद हो जाती है जब कोई सत्ताधारी पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर करती है। 1975 में हमने यही देखा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आंतरिक खतरे का हवाला देकर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की सिफारिश राष्ट्रपति से कर दी। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ तो व्यापक स्तर पर इस टाइम जन आंदोलन हुए, लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए, क्योंकि इस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ छिपा हुआ था। इससे पहले जो 1962 और 1971 में युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं था, क्योंकि ये समय की मांग थी। तो राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो वो संविधान सम्मत नहीं है, और इसका बुरा प्रभाव हमने 1975 में देखा भी था। अब हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिस प्रश्न को हमने आपसे पूछा था। 3 कथन थे राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़े हुए। पहला था 1952 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित अनुरोध पर राष्ट्रपति द्वारा इसकी उद्घोषणा की जाती है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। मंत्रिमंडल शब्द को याद रखना, अनुच्छेद 352 में पूरे संविधान में केवल यही एक आर्टिकल है जहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है अनुच्छेद 352 के तहत। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला जो स्टेटमेंट था, इसकी उद्घोषणा को 6 महीने के भीतर, तो ये गलत है। 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लिया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, केवल 2 कथन इसमें सही हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में आपसे चर्चा की। अब चाहे प्रश्न मेंस एग्जाम में पूछे या प्रीलिम्स एग्जाम में संवैधानिक प्रावधानों को लेकर कोई स्टेटमेंट बना के प्रश्न पूछता है, तो आप सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। अगली खबर लोकसभा अध्यक्ष के पद से जुड़ी हुई है। इन दिनों हम देख रहे हैं कि 18वीं लोकसभा के लिए पुनः ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसके कारण ये जो पद है वो अखबार की सुर्खियों में है। तो पहले प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पद के संदर्भ में बताना है निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं। पहला कथन है, संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा तय तिथि पर लोकसभा अपने 2 सदस्यों को सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। दूसरा कथन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के विशेष बहुमत से किया जाता है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। आर्टिकल 93 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जो तिथि तय की जाएगी उस तिथि पर लोकसभा अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। लेकिन जो इसका दूसरा कथन है, विशेष बहुमत से नहीं बल्कि साधारण बहुमत के आधार पर मतदान होता है अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में। तो दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही। अब हम लोग लोकसभा अध्यक्ष के पद से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान हैं अब उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष चुने गए हैं ओम बिरला जी, इनका चुनाव ध्वनिमति से हुआ है। इससे पहले भारत में 3 मौकों 1952, 1967 और 1976 को छोड़कर लोकसभा के सभी जो अध्यक्ष हुए वो निर्विरोध चुने गए। संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा तय तिथि पर लोकसभा अपने 2 सदस्यों को सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। यह चुनाव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से किया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होना होता है उसकी जो तिथि है वो राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। आर्टिकल 93 के तहत चुनाव जो होता है वो साधारण बहुमत के द्वारा होता है, इस चीज़ को भी याद रखना। लोकसभा का अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है। इस पर सदन के दिन प्रतिदिन के कामकाज के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी होती है। यानी सदन का जो कार्य होता है उसको सुचारू रूप से संचालन की जिम्मेदारी जो होती है वो पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष लोकसभा के विघटन के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है। वह दोबारा लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने के पात्र है, और इसी कारण से ओम बिरला जो 17वीं लोकसभा के लिए भी लोकसभा अध्यक्ष थे और पुनः 18वीं लोकसभा के लिए भी लोकसभा अध्यक्ष का पद इन्हें दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष के क्या दायित्व होते हैं, तो वह सदन, उसकी समितियों और उसके सदस्यों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। वह सदन के कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किए गए सभी मामलों और सदन में नियमों के लागू होने से संबंधित उत्पन्न सभी प्रश्नों पर निर्णय देता है। सदन में किसी मामले पर पक्ष या विपक्ष के वोट बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक वोट देकर गतिरोध को समाप्त करता है।
वह सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करता है। अनुच्छेद 110 की क्लॉज 4 के अनुसार किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का एकमात्र अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष की ये दायित्व, ये जो शक्तियाँ दी गई हैं, इन्हें आप लोग याद रखना। यहाँ से भी प्रश्न लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं कि धन विधेयक को परिभाषित करने का अधिकार किसे दिया गया है, तो लोकसभा अध्यक्ष को आर्टिकल 110 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो इस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े हुए जो संवैधानिक प्रावधान थे वो सभी हमने पढ़ लिए। अगली खबर डेनमार्क से जुड़ी हुई है। हाल ही में डेनमार्क ने 2030 से पशुधन क्षेत्रक से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया। ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन जाएगा। ज्ञातव्य है कि डेनमार्क डेयरी उत्पाद निर्यातक देश है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि डेनमार्क दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा जो पशुधन क्षेत्रक, इस चीज़ को आप याद रखना। आपके ऑप्शन में इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में डेनमार्क ने किस क्षेत्रक से कार्बन डाई उत्सर्जन पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया जो दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। अब आपके ऑप्शन हो सकते हैं कृषि क्षेत्र, पशुधन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, या इस तरीके के ऑप्शन बना के जब प्रश्न पूछेगा तो आपका जो जवाब होगा वो होगा पशुधन क्षेत्र से CO2 उत्सर्जन पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है, और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। देश का नाम क्या है? डेनमार्क। डेनमार्क आप जानते हैं कि दूध जो प्रोडक्शन होता है उसमें अग्रणी देशों में ये शामिल है। डेनमार्क के संबंध में कुछ अन्य फैक्ट देख लीजिए जो ज्योग्राफी सेक्शन से जुड़े हैं। जैसे यह उत्तरी यूरोप का एक नार्डिक देश है। नार्डिक देश में आप जानते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ये 5 कंट्रियाँ आती हैं। तो नार्डिक देश है। यह जटलैंड प्रायद्वीप का हिस्सा है, इस फैक्ट को भी याद रखना है। केवल जर्मनी का जो दक्षिणतम हिस्सा है यहाँ से भूमि साझा करता है। तो अगर आप लोगों से पूछ ले कि ग्रीनलैंड की सीमा किस यूरोपियन कंट्री से केवल मिलती है, तो आपका जवाब होना चाहिए जर्मनी से मिलती है। डेनमार्क लगभग 400 द्वीपों का एक समूह है। इसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है जीलैंड। तो डेनमार्क द्वीप समूह, इसमें इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो भी जो आपका जवाब होता है वो होता है डेनमार्क। तो सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। द्वीप समूह की क्रोनोलॉजी आती है क्षेत्रफल के आधार पर, जिसमें डेनमार्क पहले नंबर पर आता है। दूसरा या तीसरे नंबर पर किसका स्थान आता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। यहाँ पर मैं जो हिंट दे रहा हूँ, दूसरे नंबर पर न्यू गिनी, बोर्नियो आता है, या फिर बोर्नियो उसके बाद न्यू गिनी आता है। आप लोग ये क्रोनोलॉजी बना के दीजिए। डेनमार्क, पापुआ न्यू गिनी और बोर्नियो, इनकी क्रोनोलॉजी बनाइए। क्षेत्रफल के आधार पर द्वीप समूहों का जो है घटता क्रम आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। डेनमार्क से संबंधित ये सभी चीज़ें याद रखना, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अगली खबर है पराग्वे 100वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां सदस्य कौन सा है, तो आपका जवाब होगा पराग्वे। या फिर क्वेश्चन इसको घुमा के भी दे सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला पराग्वे किस नंबर का सदस्य देश बना है, तो आपका जवाब होना चाहिए ये 100वां सदस्य यानी 100वां कंट्री मेंबर होगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में हमने अपनी क्लासेज में डिटेल में पीछे चर्चा की है। आपको बताया था कि COP21 के दौरान 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया था भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों से। इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थित है। तो ये सभी चीज़ें हमने पीछे भी डिस्कस की हैं। आई होप आप सभी को याद होगा, और ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि पराग्वे जो है 100वां सदस्य बन गया है इंटरनेशनल सौर अलायंस का। अगली खबर है मार्क रूट को नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हाल ही में नाटो महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका जवाब होगा मार्क रूट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है UGC नेट परीक्षा से जुड़ी हुई। आपको पता है कि UGC नेट परीक्षा को पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया है, और इस पेपर लीक की जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो डार्क नेट बताई जा रही है। तो UGC नेट परीक्षा का पेपर डार्क नेट पर लीक हुआ था। अब ये डार्क नेट का है जहाँ से साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। यहाँ से तो देख लेते हैं डार्क नेट के बारे में। केंद्र सरकार ने डार्क नेट पर UGC नेट परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण इसे रद्द कर दिया। डार्क नेट या जिसे डार्क वेब कहते हैं, यह क्या है, तो यह इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसे गूगल जैसे पारंपरिक सर्च इंजन के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसे क्रोमा या सफारी जैसे अन्य सामान्य ब्राउज़र के माध्यम से भी एक्सेस नहीं किया जा सकता है। डार्क नेट पर सभी कंटेंट जो हैं वो एनक्रिप्टेड होते हैं, इसलिए इसके वेब पेज को एक्सेस करने के लिए विशेष प्रकार के ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। डार्क नेट डीप वेब का केवल एक हिस्सा है। डीप वेब एक व्यापक अवधारणा है जिसमें पासवर्ड द्वारा सुरक्षित साइट्स होती हैं। इस चित्र के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये इंटरनेट का पूरा जाल है जिसमें हम लोग सरफेस वेब और डीप वेब को देख रहे हैं। सरफेस वेब जिसमें केवल इंटरनेट का 4% हिस्सा आता है, वहीं 96% जो हिस्सा है वो डीप वेब है।
इस 4% हिस्से को ही सामान्य ब्राउज़र के माध्यम से सर्च किया जा सकता है और उसे देखा जा सकता है। बाकी का जो 96% है, इसे सामान्य ब्राउज़र या गूगल के माध्यम से सर्च नहीं किया जा सकता है, ये एक्सेस नहीं है। जो डार्क नेट है, इसका उपयोग क्या होता है? तो डार्क नेट के कई उपयोग हैं, जैसे दमनकारी व्यवस्था में काम करने वाले पत्रकारों और नागरिकों द्वारा, ताकि वे बिना किसी सरकारी सेंसरशिप के आपस में संवाद कर सकें, शोधकर्ताओं और छात्रों द्वारा, ताकि वे संवेदनशील विषयों पर शोध कर सकें, कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा डार्क नेट का यूज किया जाता है। लेकिन डार्क नेट से जो जुड़ी हुई चिंताएँ हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान जाहिर किए बिना डार्क नेट का इस्तेमाल कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप इंटरनेट का यह हिस्सा अवैध गतिविधियों, नशीली दवाओं के कारोबार, आतंकवादियों द्वारा संचार, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आदि को ये बढ़ावा दे सकता है। तो ये सभी चीज़ें डार्क नेट से जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, जिस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा अब लगातार पूरे भारत में एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है और यूजीसी नेट परीक्षा हाल ही में रद्द हुई है, और इसका कारण क्या बताया जा रहा है? पेपर लीक। और ये पेपर लीक हुआ है डार्क नेट पर। तो ये डार्क नेट क्या है, इससे जुड़ी हुई जो संबंधित जानकारियाँ हैं आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो हमने बता दिया, इंटरनेट के 2 हिस्से हैं, एक सरफेस वेब जिसमें हम 4% हिस्सा देख रहे हैं और इसी 4% हिस्से को ही हम सामान्य ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस करते हैं। बाकी का जो 96% हिस्सा है, ये डीप वेब कहलाता है, जिसे सामान्य ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और इसी हिस्से में मेडिकल रिकॉर्ड, कानूनी दस्तावेज, वो सभी सेंसिटिव जानकारी, गवर्नमेंट के दस्तावेज जिन पर आम लोगों की पहुंच ना हो सके, उन सभी दस्तावेजों को, रिकॉर्डों को, रिसर्च को इस डीप वेब में रखा जाता है। लेकिन जब इन तक कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो इनका इस्तेमाल जो है बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। ये इससे जुड़ी हुई प्रमुख चिंता है, क्योंकि अपनी पहचान को जाहिर किए बिना डार्क नेट का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके कारण कई ऐसे परिणाम देखे जा रहे हैं। इस डार्क नेट का यूज करके अवैध गतिविधियां हो रही हैं, जिनमें नशीली दवाओं का कारोबार, पोर्नोग्राफी, आतंकवादियों द्वारा संचार, ये सभी किया जा रहा है। तो इस डार्क वेब, डार्क नेट से जुड़े हुए ये प्रमुख चिंता के विषय भी हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखिए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अगली खबर है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2024, जिसे विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में जारी कर दिया गया है। तो इस रिपोर्ट से जुड़े हुए प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है धन प्रेषण, जिसे रेमिटेंस कहते हैं, और दूसरा है प्रवासन। ये आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट डाटा होने वाले हैं। धन प्रेषण या रेमिटेंस क्या होता है? जैसे भारत का कोई नागरिक मान लीजिए अरब कंट्री गया, तो वहाँ से जो पैसा कमा के भारत भेजेगा उसे कहते हैं धन प्रेषण। और इस मामले में भारत जो है पूरे विश्व में सर्वोच्च स्तर पर है। सबसे अधिक रेमिटेंस के मामले में 5 प्रमुख देशों की क्रोनोलॉजी दी गई है, जिसमें भारत शीर्ष नंबर पर आता है, दूसरा आता है मैक्सिको, तीसरे पे चीन आता है और चौथे पे फिलीपींस और 5वें पे पाकिस्तान। भारत को $120 मिलियन का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है वर्ष 2023 में। तो ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है। धन प्रेषण के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? भारत है। दूसरे पे कौन है? मैक्सिको। तीसरे पे चीन। प्रवासन या माइग्रेशन के संबंध में देखें तो प्रवासियों के लिए सबसे पसंदीदा देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और सऊदी अरब है। जिन देशों के प्रवासी सर्वाधिक है उनमें भारत पहले स्थान पर है 18.7 मिलियन प्रवासियों के साथ। दूसरे पर यूक्रेन है, तीसरे पर चीन है। पहले की रिपोर्टें हम देखें तो यूक्रेन का स्थान दूसरे पर नहीं आता है। दूसरे स्थान पर आने की सबसे बड़ी वजह है रसिया यूक्रेन का युद्ध, क्योंकि जब युद्ध शुरू होता है तो उस देश के नागरिक अन्य देशों में प्रवास करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस क्रोनोलॉजी को याद रखना। संख्या के मामले में जो प्रवासी हैं उनमें पहले स्थान पर है भारत, दूसरे पर यूक्रेन, तीसरे पर चीन और चौथे पर मैक्सिको। सबसे बड़ा प्रवास गलियारा है मैक्सिको से संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिएगा। रेमिटेंस के मामले में जो क्रोनोलॉजी बताई भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस की, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रवासी संख्या के मामले में भारत, यूक्रेन, चीन, ये क्रोनोलॉजी आप लोगों को याद होनी चाहिए। और मेंस में भी जब प्रश्न माइग्रेशन से जुड़ा हुआ आए तो आप लोग इन डाटाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली खबर है विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजो को अमेरिकी अदालत ने रिहा किया है। ये काफ़ी अखबार की सुर्खियों में है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे ने एक अमेरिकी अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उनका कबूलनामा एक समझौते के तहत हुआ है। इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया है और वे अपने गृह देश ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए। तो एक तो प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे जूलियन असांजे ये किस देश से संबंध रखते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया से। ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। विकीलीक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। इसे युद्ध, जासूसी और भ्रष्टाचार से जुड़े सेंसर वाली या प्रतिबंधित सामग्री का डेटाबेस प्रकाशित करने के लिए स्थापित किया गया था। 2010 में विकीलीक्स ने इराक और अफगानिस्तान में युद्ध के कुछ गोपनीय अमेरिकी सैन्य दस्तावेज एवं वीडियो सार्वजनिक किए थे। गौरतलब है कि विकीलीक्स इंटर पर विसल ब्लोअर प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। तो इस तरीके की जब गोपनीय जानकारियां प्रकाशित की तो अमेरिकी सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया और कई वर्षों के बाद जो है इनको रिहा किया गया और इनके रिहा करने के पीछे एक समझौता हुआ और इस समझौते में
जूलियन असांजे ने जो गुनाह किया है उसको कबूल किया है और कबूल करने के बाद इन्हें छोड़ा गया और फिर वो अपने गृह देश ऑस्ट्रेलिया वापस गए। अभी हमने बात की है यहाँ पर व्हिसल ब्लोअर प्लेटफॉर्म की। तो व्हिसल ब्लोइंग क्या होती है? तो इसके तहत किसी कंपनी या सरकार की धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार जैसे अनैतिक कार्यों के बारे में जनता या किसी उच्च प्राधिकारी के सामने जानकारी का खुलासा किया जाता है। इससे जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है, कदाचार का खुलासा होता है तथा लोकहित की रक्षा सुनिश्चित होती है। इस तरह इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक तो पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि सरकार की जो धोखाधड़ी है, भ्रष्टाचार जैसे जो उसके अनैतिक कारनामे हैं वो पब्लिक के सामने आते हैं, तो पब्लिक अवेयर होती है, पब्लिक सरकार से जो है जवाब मांगती है, तो उससे जवाबदेही और सरकार के जो कार्य हैं उनमें पारदर्शिता आती है। लेकिन जो इसका निगेटिव एस्पेक्ट है कि सरकार की ऐसी गोपनीय जानकारियां अगर वो पब्लिक आ जाती हैं तो उनसे देश की सुरक्षा या अखंडता प्रभावित हो सकती है। तो उसके कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। कुछ व्यक्तिगत जानकारी होती हैं तो वो व्यक्ति की गोपनीयता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन हो जाता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट हैं। लेकिन आपको इस न्यूज़ से जुड़ा हुआ जो याद रखना है वो जूलियन असांजे का नाम याद रखना है, जिन्हें हाल ही में अमेरिकी अदालत ने रिहा कर दिया है और ये फिर अपने देश ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, ये ज़रूर याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया देश से बिलोंग करते हैं जूलियन असांजे। और ये किससे जुड़े हुए हैं? तो ये पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से भी ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। इस तरह 28 जून की सभी एग्ज़ाम रिलेवेंट करंट अफेयर्स की घटनाओं पर हमने डिटेल में चर्चा किया, उनसे जुड़े हुए MCQs भी सॉल्व किए हैं। अब आपको प्रश्न दिए जाएंगे जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है 24 जून 2024 को मनाए गए कूटनीति में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 का विषय क्या था? इस न्यूज़ को हमने पिछले क्लासेज में चर्चा किया है, तो आई होप आप सभी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ऑप्शन ए है बहुपक्षीय कूटनीति में महिला नेतृत्व, ऑप्शन बी है राजनयिक संबंधों में महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन सी है महिलाओं के लिए समान अवसर, ऑप्शन डी है बहुपक्षीय कूटनीति और लैंगिक समानता। तो आपको बताना है महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 की थीम क्या है। अगला जो प्रश्न है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, हाल ही में सुर्खियों में रहा चांग-ई 6 प्रोब मिशन किससे संबंधित है? अभी हमने कल करंट अफेयर्स की न्यूज़ में इस पर डिटेल में बात की। तो जिन बच्चों ने करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कल अच्छे से कवर किया होगा वो सभी इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। ऑप्शन ए है मंगल ग्रह पर अन्वेषण, ऑप्शन बी है शुक्र ग्रह से नमूने वापस लाना, ऑप्शन सी है चंद्रमा के सुदूर भाग से नमूने वापस लाना और ऑप्शन डी है क्षुद्र ग्रह पर खनन। तो इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कि ये जो चीन का चांग-ई 6 प्रोब मिशन है यह किससे संबंधित है। कल आपसे जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब दे देते हैं। कल का प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? तो कल के प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, श्रीनगर। और लगभग सभी बच्चों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। मिलेंगे अब हम लोग अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जो भी क्वेरी जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट और लाइक करें। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद।